सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम में खुशामदीद। मैं हूं अफसा कोमल। खैबर पख्तूनख्वा मुसलसल दहशतगर्दी की लपेट में है। आज लकी मरवत में दहशतगर्दी का एक बड़ा वाक़या पेश आया है जिसमें अब तक 10 शहादतों की तस्दीक हो चुकी है। इनमें 2 ट्रैफिक पुलिस एहलकार शामिल हैं जबकि 40 से ज़ायद अफराद शदीद ज़ख्मी बताए जा रहे हैं। दहशतगर्दों ने लकी मरवत के सराय नौरंग बाजार को निशाना बनाया। DPO लकी मरवत नज़ीर खान के मुताबिक धमाका मोटरसाइकिल में नस्ब धमाका खेज़ मवाद से किया गया। सिर्फ यही नहीं है नाजरीन, बल्कि कल रात को दहशतगर्दों ने 2 रोज़ कबल निशाना बनने वाले फतह खेल पुलिस चेक पोस्ट बन्नू के करीब लेड़ा मरकजी पुल को भी तबाह कर दिया धमाका खेज मवाद से। ये पुल मीरान शाह रोड पर वाक़ है और शिमाली वजीरिस्तान और बन्नू को मिलाता है। ये तमाम वाक़यात हैं। लकी मरवत और बन्नू में होने वाले जो हमले हैं, ये सिर्फ गुज़श्ता 72 घंटों में 4 बड़े हमले हुए हैं जिसकी तफसील आपके सामने रखी है। पाकिस्तान की तरफ से इन हमलों की जिम्मेदारी अफगान तालिबान रजीम पर आयद की गई है और हमने देखा कि बन्नू पुलिस चौकी पर होने वाला जो हमला है जिसमें 15 शहादतें हुई, उसकी जिम्मेदारी भी अफगानिस्तान से ऑपरेट करने वाली दहशतगर्द तंजीम इत्तेहादुल मुजाहिदीन ने कबूल की। पाकिस्तान के वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कल एक इंटरव्यू में ऐलान किया कि पाकिस्तान पर होने वाले इन हमलों का पूरी शिद्दत से जवाब दिया जाएगा, लेकिन साथ ही उन्होंने ये बात भी वाज़ेह की कि खित्ते के ममालिक पाकिस्तान के मुतालबे पर यह गारंटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं कि अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल न हो और वहाँ दहशतगर्दों की पनाहगाहें ख़त्म की जाएँ। अब सिर्फ यही नहीं है, इन हालात में सूबाई हुकूमत की जो संजीदगी और तरजीहात हैं उसके हवाले से भी सवालात उठ रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी के ये पै दर पै वाक़यात हो रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी जो वो सियासी एक्टिविटी में मसरूफ़ हैं, अपने वज़रा के हमरा अलीमा खान से इजहार यकजहती के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुँचे। इसके अलावा भी जो मुसलसल उनकी बयानिया है, इस हवाले से सुहेल आफरीदी जो वफाक की पॉलिसी है उसको निशाना बनाने को इस वक्त अपनी मसरूफियत बनाए हुए हैं। सो तरजीहात के हवाले से सवालात मौजूद हैं सूबाई हुकूमत के, और सूबाई हुकूमत और वफाक के दरमियान पॉलिसी के हवाले से जो फासले हैं और उसके ऊपर भी बड़ा सवालिया निशान है। हम जानने की कोशिश करते हैं कि दहशतगर्दी के इन बढ़ते वाक़यात जो खैबर पख्तूनख्वा में हो रहे हैं ये क्या ज़ाहिर कर रहे हैं। इस पर बात करने के लिए हमने सीनियर तज्ज़ियाकारों को दावत दी है। हमारे साथ मौजूद है हमाद हसन साहब और हसन खान साहब। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। हसन खान साहब, आपसे आगाज़ करेंगे क्योंकि हमने जिस तरह अपने नाज़रीन के सामने रखा पैटर्न, 3-4 दिन के अंदर बैक टू बैक वाक़यात हैं। बन्नू में पुलिस स्टेशन पे भी हमला होता है, 15 शहादतें होती हैं और उसके 2 दिन बाद वहीं पर पुल को भी धमाके से उड़ा दिया जाता है। ये क्या जाहिर कर रहे हैं वाक़यात आपकी नज़र में? बहुत शुक्रिया। देखिए, मेरे ख्याल में हम इसे दहशतगर्दी की नई लहर नहीं कह सकते क्योंकि इट वाज एक्सपेक्टेड। जो सिचुएशन खैबर पख्तूनख्वा में थी और चली आ रही थी गुज़श्ता तकरीबन 1.5 साल से, स्पेशली ये जुनूबी अजला है इसमें, तो मेरे ख्याल में इट वाज एक्सपेक्टेड। हम थोड़ा सा रिलैक्स हो गए कि जब पाकिस्तान ने सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफ़गानिस्तान में 26 और 27 फरवरी को जो ऑपरेशन गज़ब लिल हक शुरू किया और उसके बाद हमें एक मौका मिला कि हम जो है ये तो एक्सटर्नल एस्पेक्ट्स पे तो हम फोकस कर रहे हैं और उसके नताइज सामने आ रहे थे। अनफॉर्चुनेटली उसका जो इंटरनल एस्पेक्ट था विद इन पाकिस्तान, जो कि मैं समझता हूँ कि मोर देन % जो है हमें उस पर फोकस करना चाहिए था, हमने उसको बिल्कुल इग्नोर किया और हम ये समझ बैठे कि बस अफगानिस्तान से अब हमले बंद हो गए हैं तो यहाँ पे जो है ये कंट्रोल हो गया। हालांकि हकीकत ये है कि गुज़िश्ता 3-4 महीनों में अफगानिस्तान से TTP और दीगर ग्रुप्स के बहुत ज़्यादा जो उनके जो एक्टिविस्ट या जो मिलिटेंट्स है वो हर किसी को पता था कि वो खैबर पख्तूनख्वा में आए हुए हैं, स्पेशली वजीरिस्तान, नॉर्थ वजीरिस्तान, सदर्न डिस्ट्रिक्ट्स और ये बाजावड़ मोमन, इन इलाकों में जो आप ऊपर जाके दीर जो बॉर्डर एरिया है उसमें बहुत ज़्यादा उनकी इन्फ्लक्स हुई थी। अनफॉर्चुनेटली हमने बजाय इसके कि वो जो स्ट्रेटेजिक स्पेस हमें मिल गया
اس میں ہم کوشش کرتے پولیس کو, پولیس چیک پوسٹ کو یا دیگر ہماری جو ایک پالیسی ہم جو ہے ایک کاؤنٹر ٹیرر پالیسی جو ہے ہم بنا لیتے اور اس کو امپلیمنٹ کرتے. انفارچونیٹلی ہم نے کچھ نہیں کیا. اس وقت خیبر پختونخوا کی پولیس اس وقت نہیں بلکہ کئی مہینوں سے را بریوری سے وہ لڑ رہے ہیں. آج بنو کا پولیس آپ نے سنا ہوگا جب کل چیف سیکرٹری گئے اور آئی جی صاحب کل چلے گئے تو ڈیمانڈ یہ تھا کہ ہمیں اسلحہ چاہیے. اگر آپ ابھی بھی جو گزشتہ 10-12 سالوں سے وہ لڑ رہے ہیں, کس چیز سے پھر وہ لڑ رہے ہیں؟ ان کے پاس بلٹ پروف گاڑیاں نہیں ہے, بم پروف ان کے پولیس سٹیشنز نہیں ہے. تو یہ تو بالکل ایکسپیکٹڈ تھا. لیکن میرے خیال میں دا ملیٹنٹس وہ انتظار کر رہے تھے یا جو ان کے جو ہینڈلرز ہے کہ بنیان المرصوص کا دن آنا تھا, جس دن پاکستان نے جشن منانا تھا پورے ملک میں جو وکٹری حاصل ہوئی تھی انڈیا کے خلاف, اس میں تھوڑا سا جو ہے اس کو خراب کرنے کے لیے یا ان میں جو ہے مطلب یہ ہے کہ پورے کرنے کے لیے جو ہے یہ جو بنو والا واقعہ ہوا ہے یا اس کے بعد مسلسل جو آج تیسرا دن ہے, آج سرائے نورنگ میں جو واقعہ ہوا, آپ دیکھیں ویل تھاٹ آؤٹ, ویل ایگزیکیوٹڈ, بہترین اسٹریٹجی کے ساتھ, مانیٹرنگ کے ساتھ, کوئی کہیں بھی جو ہے کہیں ہمیں فالٹ نظر نہیں آئی. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو اسٹریٹجی بنائی گئی تھی یہ اوور دا منتھ بنائی گئی تھی کہ ہم اس دفعہ جو جائیں گے ایوی جو ہے نا کہیں ادھر ادھر نہیں ماریں گے بلکہ ایسا امپیکٹ فل ہم جو ہے اٹیک کریں گے تاکہ پتہ چلے کہ جو مخالف ہے یا ٹی ٹی پی ہے یا آئی ایم پی ہے یا جو بھی ہے ان کی جو اسٹریٹجی اگر آپ دیکھیں, ان کی مانیٹرنگ آپ دیکھیں, ان کی سرویلنس آپ دیکھیں اور جس طرح ایگزیکیوٹ کیا تو یہ بہت پہلے سے تھا. یہ ہماری نالائکی تھی کہ ہم اس کو جو ہے پریمپٹ نہ کر سکے. حسن صاحب یہی بات آگے لے کر جاؤں گی. آپ نے جو بات کی ہے حماد حسن صاحب, ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کے پر ایک بڑا آپریشن لانچ کیا ہوا ہے اور اس میں کچھ کامیابیاں بھی حاصل ہوئی ہیں, لیکن اس کا کیا امپیکٹ آ سکتا ہے صوبہ خیبر پختونخوا میں؟ کیا اس کے لیے ہم تیار تھے؟ کیا اس کے تناظر میں ایک فل پروف سیکیورٹی انتظامات نہیں ہونے چاہیے تھے؟ کیونکہ بنو میں جہاں پولیس اسٹیشن پہ حملہ ہوا, بی بی سی کی یہ رپورٹ ہے کہ وہاں درجن بھر اس سے پہلے بھی اٹیمپٹ یا اس سے بھی زیادہ اٹیمپٹس کیے جا چکے تھے اور پھر وہیں پر پل کے اوپر بھی حملہ ہوتا ہے. تو کس طرح اتنی آسانی سے نقل و حمل ہو رہی تھی دھماکہ خیز مواد سے بھری ان وہیکلز کی؟ بہت شکریہ آپ کا. دیکھیں جو تازہ ترین حملے ہیں اس نے بہت سے سوالات بھی کھڑے کر دیے. پہلا سوال تو یہ ہے کہ جو پاکستان کے ساتھ ملحق صوبے تھے افغانستان کے جہاں پر بڑے بڑے ٹیررسٹ کیمپ تھے جس میں پکتیا ہے, پکتیکا ہے, خوست ہے, ننگرہار ہے, کنڑ اور آگے کا تہار تک, تو یہاں پر جو بڑے کیمپس تھے یا جو ان کے اسلحہ ڈپو تھے تو یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ ان کیمپس اور ان ڈپوؤں کو اڑا دیا گیا ہے اور دہشت گرد بھاگ گئے ہیں. ایک سوال تو یہ ہے کہ وہ لوگ کون ہیں جنہیں مارا گیا تھا؟ صرف بمباری ہوئی اور وہ لوگ بھاگ گئے اور وہ پھر لوٹ آئے, ایک تو یہ ہے. دوسری بات صوبائی حکومت کے حوالے سے, وہ تو اڈیالہ اور 804 سے نکلے نہیں, انہوں نے سیکورٹی پہ کیا توجہ دینی ہے. یعنی جو پولیس مسلسل حالت جنگ میں ہے خصوصاً جنوبی اضلاع جن میں بنو ہے, لکی مروت ہے, ٹانگ, ڈیرہ اسماعیل خان, وزیرستان, یہ اضلاع شامل ہے. جنوب کے اضلاع جو ہیں جن میں فاٹا اور سینٹرل ڈسٹرکٹ دونوں شامل ہیں, وہاں پر پولیس ایکوپڈ نہیں ہے. ان کو نہ بختربند گاڑیاں دی گئی, نہ ان کو کوئی جدید اسلحہ دیا گیا, نہ ٹیکنالوجی کا بہترین استعمال کیا گیا. تو وہ بیچارے اکیلے اور نہتے ہو کر لڑے تو کب تک لڑیں گے؟ ان دہشت گردوں کے ساتھ جو دہشت گرد گزشتہ 20-25 سال سے مسلسل یہ کاروائیاں کر رہی ہے. تو صوبائی حکومت کی ناکامی بھی سامنے ہے. لیکن ٹیررسٹ کی پالیسیز کو آپ دیکھ لیں, انہوں نے اب تقسیم کر دیا ہے, ایسا محسوس ہو رہا ہے. یعنی حزب المجاہدین جس کے امبریلا میں بہت ساری تنظیمیں, خوفناک تنظیمیں, وہ جنوب میں حملے کر رہے ہیں. مرکزی پختونخوا میں جو پشاور اور ملحقہ علاقے وہاں پر احرار والے حملے کر رہے ہیں. احرار وہی تنظیمیں جو خالد خراسانی کے موت کے بعد سامنے آئی تھی اور ٹی ٹی پی کے ساتھ ان کے شدید اختلافات تھے مفتی نور ولی مسعود کے ساتھ, لیکن نئے منظرنامے میں وہ باہم مل گئے ہیں. اسی طرح بالکل شمال میں اس طرف داعش خراسان کے حملے ہو رہے ہیں اور داعش خراسان خصوصاً علماء کرام پر حملے کر رہے ہیں. یعنی ابھی جو ماضی قریب میں ہم دیکھتے ہیں تو مولانا حامد الحق صاحب پر ان کے مدرسے میں حملہ ہوا.
अभी चंद दिन पहले शेख इदरीस साहब की शहादत हुई 400 में। मैं हसन साहब, हमाद साहब, मैं हसन साहब की तरफ अब लेकर जाऊंगी इस बात को। सूबाई हुकूमत का तो आपने तस्करा कर लिया, केपी के जो सीएम हैं उनकी तरजीहात का, लेकिन जो वफाक इस मामले को कैसे देख रहा है हसन साहब, वो ख्वाजा आसिफ साहब का स्टेटमेंट है जिसमें वो एक तरफ कहते हैं कि पाकिस्तान सख्त जवाब देने का हक रखता है, लेकिन साथ ही वो ये भी बताते हैं कि जो ममालिक कोशिश कर रहे थे सालसी की, वो गारंटी हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं तालिबान से। आप समझते हैं कि वो तालिबान जो अभी तक किसी मुज़ाकरात की मेज़ पर संजीदा नज़र नहीं आए, जो लोग शामिल थे नेगोशिएशंस में, उनके मुताबिक वो कोई गारंटी देने को तैयार होंगे इन तंजीमों के खिलाफ कार्रवाई की? देखिए, मेरे ख्याल में ये मुझे अजीब मैं तो खैर लफ्ज़ बेवकूफ़ी इस्तेमाल नहीं करूँगा कि एक सुराख से बार बार जो है आप एक ही की तरह डसे जा रहे हैं और आप फिर भी तवक्को कर रहे हैं। 5 साल से ये जो ताल्लुक़ है टीटीपी का और अफ़गान तालिबान का, ये पोस्ट 2021 नहीं है। मतलब है कि 15 अगस्त 2021 के बाद टीटीपी और अफ़गान तालिबान का ताल्लुक़ नहीं बना है। ये जब से 2004 से जब अफ़गान तालिबान ने दोबारा आगाज़ किया मुज़ाहिमत का और यहाँ पे बैठ के वो कर रहे थे, उस वक्त से तहरीक तालिबान पाकिस्तान और तहरीक तालिबान अफ़गानिस्तान ये इकट्ठे लड़े हैं, इकट्ठे उनके मुताबिक जहाद किया है, इकट्ठे उन लोगों ने अफगानिस्तान को आज़ाद किया है। तो दे वर कॉल्ड कि ये एक ही सिक्के के 2 रुख है। तो ये तवक्को करना, मेरे ख्याल में वी नीड टू चेक आवर माइंड अगेन कि अगर अभी भी हम ये तवक्को कर रहे हैं कि अफगान तालिबान जो है वो इससे जो है अपने आप को या इनके खिलाफ कोई कार्रवाई होगी, कभी नहीं होगी और मेरे ख्याल में वो कर भी नहीं सकते। द रीज़न इज़ कि किस तरह आप एक बंदा जो है आपसे 20 साल आपके साथ एक ही मोर्चे में लड़ा, आज आप हुक्मरान बन गए, उनकी अपनी, ये मैं उनकी बात कर रहा हूँ, जब आपने जंग जीती, अब मेरी बारी आई है, तो मुझे आप कह रहे हैं कि आप चले जाओ, बस मेरा काम हो गया। तो नंबर 1। लेकिन दूसरी बात अफसा ये है, देखिए अफगानिस्तान जो है इट इज़ पार्ट ऑफ द होल सिटी होनी चाहिए। ये होल आपका जो काउंटर टेरर जो पॉलिसी है, ये पूरा अफगानिस्तान नहीं है। देखिए अब ये जितने हमने स्ट्राइक्स किए ड्यूरिंग दिस टाइम, जो है बहुत ज़्यादा टीटीपी के जो लोग हैं या दीगर इत्तेहादुल मुजाहिदीन, हाफिज़ गुल बहादुर, लश्कर अहरार, जो भी नाम आप दे दे, इनमें से मैक्सिमम जो है वो पाकिस्तान आ चुके हैं। और ये कोई ख़बर नहीं है, ये गुज़श्ता 2-3 महीनों से हर एक बंदा यही कह रहा है कि बहुत ज़्यादा वो पाकिस्तान शिफ्ट हो चुके हैं, बाकायदा विलायतें बनाई हैं, गवर्नर है, डिप्टी गवर्नर है, मिलिट्री कमांडर है, एडमिनिस्ट्रेटिव कमांडर है, उनका पूरा सेटअप जो है वो यहाँ पे एस्टेब्लिश हो चुका है। अब इनके खिलाफ हमारी स्ट्रेटजी क्या थी गुज़श्ता 3 महीनों से? लेट्स से कि जब हमने गज़ब लिल हक ऑपरेशन शुरू किया 26 और 27 मार्च, जब थोड़ा सा पाज आ गया, अफगानिस्तान से तश्कीलें आना बंद हो गई, लेट्स से 90% या 80% टेररिस्ट अटैक में फॉल आ गया, कमी आ गई, उसके बाद हमने क्या किया? व्हाट वर आवर स्ट्रेटजी कि जो लोग यहाँ पे आए हैं, कमांडर तो उधर बैठे हैं या उनके जो लीडर्स उधर बैठे हैं, कमांडर और उनकी जो मिलिट्री है वो तो इधर आई है, उनसे हमने किस तरह निमट लेना है? मेरे ख्याल में ये हमने न सोचा था, न अभी हमारी कोई इसी हवाले से मुझे कोई स्ट्रेटजी आ रही है। वी आर वेरी गुड, जिस तरह आज अमेरिका ने मजम्मत की, तुर्की ने मजम्मत की, सऊदी अरब ने मजम्मत की, वज़ीर आज़म साहब ने भी मजम्मत की और सदर साहब ने भी मजम्मत की। मतलब ये है कि मजम्मत से आगे हमें जाना होगा। बनू में कल जो है आपको पता है 20 जवानों की लाशें पड़ी थी, उसका जनाजा हो रहा था। देयर वाज नोबडी, ना मरकज से और न सुबह, यहाँ तक कि IG साहब भी नहीं गए थे। तो हमें क्या पैगाम देना चाह रहे थे? हम इतने डरे हुए हैं कि हम इसलिए नहीं जा रहे, वज़ीर दाखिला साहब इसलिए नहीं जा सकते, सिक्योरिटी का मसला है, वज़ीर आला इसलिए नहीं जा सकते कि सिक्योरिटी का मसला है। फिर तो ठीक है, फिर तो अगर यही हालत है तो छोड़ देना चाहिए हमें ये। तो मैं समझता हूँ कि हमें अफगानिस्तान वाला जो है इट शैल बी द पार्ट ऑफ द स्ट्रेटजी, नॉट द एंटायर स्ट्रेटजी। इस वक्त हम जो गलती कर रहे हैं, हम ये समझ रहे हैं, मरकज भी और पेशावर भी, कि आपने अफगानिस्तान पे जो है अटैक किया, अब ये मसला हल हो जाएगा। बाबा वो इधर सारे इधर आए हैं, आपके घर में घुस के आए हैं, तो घर की चारदीवारी के अंदर आपने क्या करना है? ऐसी बात है जो माहिरीन हसन साहब पॉइंट आउट करते आ रहे हैं शुरू से, जिसका आपने इज़हार किया। वेरी क्विकली हमाद साहब, आप समझते हैं कि ये तवक्को रखना दुरुस्त है कि गारंटी कोई अफगान तालिबान देने को तैयार होंगे खित्ते के ममालिक के कहने पे? ठीक है, अफगान तालिबान से हम कोई तवक्को नहीं रख सकते। वो आज एक बात करते हैं
सरेंडर भी हो जाते हैं, पीछे भी हट जाते हैं, और दोस्ती पर भी आमादा हो जाते हैं, लेकिन दूसरे दिन वो वही पॉलिसी अपनाते हैं जिस पॉलिसी की बुनियाद पर उनकी तंजीम कायम है, जिस पॉलिसी की बुनियाद पर वो अफगानिस्तान को रूल आउट कर रहे हैं। देखिए, जब पाकिस्तान ने एयर स्ट्राइक किया और तमाम दहशतगर्द भाग गए, तो वजीर अकबर खान जो डिप्लोमेटिक एरिया है काबुल का, और वहाँ पर बहुत सारे डिप्लोमेट्स भी हैं, वहाँ पर इंटरनेशनल एनजीओज के अहलकार भी हैं, अहम लोग वहाँ पर हैं, तो ज़ाहिर है पाकिस्तान वहाँ पर तो अटैक नहीं कर सकता था, पाकिस्तान को तो एहतियात करनी थी। लेकिन वहाँ पर इन तमाम दहशतगर्दों को किसने ठहराया? अगर तालिबान ने नहीं ठहराया तो फिर कौन सी कुव्वत है? जाहिर है कि तालिबान ही ने ठहराया, लेकिन तालिबान को जिन सवालों से और हवालों से हिंदुस्तान और दूसरे पाकिस्तान दुश्मनों की हमायत भी हासिल है। अब ये कोई बड़े संजीदा सवालात हैं। हमाद साहब, हमाद हसन साहब और हसन खान साहब दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। वो सवालात उठाए गए हैं, ये संजीदा सवालात हैं। हमें देखना होगा कि आइंदा स्ट्रैटेजी में कोई क्लैरिटी आती है या नहीं आती है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं, एक और अहम मौजू बात होगी शॉर्ट ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। आज कराची सिटी कोर्ट से सामने आने वाले मनाजिर ने सबको हैरान कर दिया, जब पाकिस्तान की सबसे बड़ी मनशियात डीलर समझे जाने वाली मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को बगैर हथकड़ी इस तरह पुलिस प्रोटोकॉल के साथ अदालत में लाया गया कि जैसे वो कोई एजाज़ हासिल करके आई हो। मनशियात फरोश मुलजिमा निज़ाम इंसाफ को अब मुँह चढ़ाती हुई आगे आगे चल रही है, जो इन मनाजिर में आप देख रहे हैं, और सिंध पुलिस का एहलकार मौदबाना अंदाज में उसके पीछे पीछे सर झुकाए चलता हुआ नजर आ रहा है। जब ये मनाजिर मीडिया पर रिपोर्ट हुए तो इसने मुल्क भर को हैरानों परेशान कर दिया। मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी को 2 मई को गिरफ्तार किया गया था और इससे अरबों रुपए की मनशियात और गैर कानूनी असलहा बरामद किया गया था। लेकिन ये मुलजिमा पुलिस पर किस हद तक असर रखती है और किस हद तक उनसे बेखौफ है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि मुलजिमा की एक मुबैना ऑडियो सामने आई जिसमें वो पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारों का मजाक उड़ा रही है, बाकायदा तौर पर उनको चैलेंज कर रही है। ये अब तमाम मामला आपने सुना कि किस हद कदर उसमें कॉन्फिडेंस था और पुलिस के ऊपर किस हद तक वो असर रसूख लगाने की कोशिश कर रही थी। अब ये मामला सामने आया, मुल्क भर में जिस तरह के सवालात उठे, तो उसके बाद वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन ने इस वाक़े का नोटिस लिया है और पुलिस से रिपोर्ट तलब की है। लेकिन क्या ये काफ़ी होगा और ये बुनियादी तौर पर क्या जाहिर कर रहा है, इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है बोल न्यूज़ के रिपोर्टर खुरम गुलजार, जो पहले दिन से इस मामले के हवाले से रिपोर्ट करते आए हैं। खुरम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। आप न सिर्फ इस केस को भी फॉलो कर रहे थे बल्कि दीगर भी जो केसेस होते हैं उसको आप देखते हैं। क्या मामूल में इसी तरह देखने में आता है कि हाई प्रोफाइल मुलजिमान इस तरह प्रोटोकॉल में अदालत में पेश हों, या ये अपनी नौयत का एक अनोखा वाक़या है कि जिस तरह इस मोहतरमा को प्रोटोकॉल में अदालत लाया गया? देखें, सबसे पहले तो ये कि पुलिस खुद इस बात को ऑन करती है और ये कहती दिखाई देती है कि ये वो मुलजिमा थी जो एक बहुत बड़ी मंशियात की डीलर, मंशियात की स्मगलर थी। लेकिन उसको जिस तरह से अदालत में पेश किया गया, इससे ये वाज़ेह हो गया कि पुलिस किस तरह से मंशियात फरोशों को प्रोटोकॉल देती है। शहर भर में जो मंशियात के अड्डे चलते हैं, ये कहना गलत नहीं है कि मुबैना तौर पे उनको पुलिस की सरपरस्ती हासिल होती है। जब इतनी बड़ी मंशियात डीलर को अदालत में इस तरह से पेश किया जाता है कि वो बिल्कुल खुली डुली एक नॉर्मल अंदाज में, जैसे वो अदालत की कोई मुलजिमा नहीं है, मतलब अपने किसी अहम मसले के लिए अदालत पहुंची है, इस तरह से उनको लाया गया। पुलिस का जो तफ्तीशी अफसर थे वो मुलजिमा को मुलजिमा की तरह ट्रीट करने के बजाय उनको प्रोटोकॉल दे रहे थे, उनको रास्ते बता रहे थे कि मैडम आप इस रास्ते से जाएं, मैडम आप इस रास्ते से चलें। और खातून के चलने के अंदाज से ये वाज़ेह होता है कि वो खातून पुलिस पर किस तरह से हावी हो सकती हैं। तो ये सारी सूरत हाल जब सामने आई है तो हमारे जो आला अफसरान हैं, सिंध के करता धरता है, एडिशनल IG साहब हैं, एडिशनल IG हैं, तो जो वज़ीर दाखिला जो सिंध है ज़ियाउल हसन लंजार साहब, उन्होंने इसका नोटिस लिया। IG साहब ने कहा कि जैसे जो तफ्तीशी अफसर हैं जो अदालत लेके गए थे, उनके खिलाफ महकमा जाती कार्रवाई की जाए फौरी तौर पर। उनका और कार्रवाई खुरम सिर्फ इस हवाले से हो कि इसको प्रोटोकॉल क्यों दिया गया, या फिर तफसीली तौर पे देखा जाएगा कि इसकी सहूलतकारी कौन कौन लोग करते रहे? देखिए, इसकी सहूलतकारी करने के लिए जो तफ्तीशकार हैं इस केस के, वो तमाम इस मामले को देख रहे हैं, क्योंकि खातून के जो दीगर साथी हैं वो गुज़श्ता चंद सालों में वक्तन फवक्तन पुलिस के हाथों गिरफ्तार होते रहे हैं। क्योंकि
अनमोल और पिंकी के पीछे पुलिस कई सालों से लगी हुई थी। इसकी ऑडियो जो सामने आई है खातून की मुल्जिमा की, उससे ये वाज़ेह है कि पुलिस मुसलसल इसको तलाश कर रही है। एक ऑडियो ऐसी भी है जिसमें ये बता रही है कि समीर और एक और मुल्जिम का नाम लेती हैं, तो वो मेरे पास है और पकड़ सकते हो तो पकड़ लो। तो पुलिस ने समीर को, फहाद हुसैन को, नासिर जो कि इस मुल्जिमा पिंकी का भाई है, उसको पहले ही गिरफ्तार कर लिया और वो इस वक्त जेल में है। कुल 9 मुकदमात पहले ही साउथ जोन के मुख्तलिफ थानों में पिंकी के खिलाफ दर्ज हैं। पिंकी की गिरफ्तारी ये पहली बार अमल में आई है और एक मुकदमा CTD में भी दर्ज है इस खातून के हवाले से। आज 2 मुकदमात जो खातून की गिरफ्तारी में जाहिर हुए सामने आए हैं, वो एक असले का मुकदमा है और दूसरा मुकदमा है सिंध नारकोटिक्स एक्ट के तहत दर्ज किया गया है, जिसमें तकरीबन 1200 से ज़ायद और कोकीन है, जो तैयार कोकीन है वो बरामद की गई है। 300 ग्राम से ज़ायद वो कोकीन है जिसके बाकायदा कैप्सूल बनाए गए थे। वो कैप्सूल 15 के करीब कैप्सूल भी पुलिस ने कस्टडी में लिए हैं। उसके अलावा कुछ खातून के बैग से कुछ ऐसे केमिकल्स मिले हैं जो मंशियात के इस्तेमाल के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं और वो जो दीगर जो अशिया है वो भी बरामद की गई है। साथ ही खातून जो अपने आप को कहती हैं कि वो मंशियात के डॉन है, उनका एक ब्रांड है, उसके ऊपर एक डिबिया है, उसके ऊपर बाकायदा प्रिंट है कि डॉन पिंकी ब्रांड की ये मंशियात है, जो कि आला क्वालिटी की मंशियात जो कि लाखों रुपए में फरोख्त होती थी। अच्छा, मंशियात का कोई अड्डा नहीं था इसका मुल्जिमा का। ये ऑनलाइन जो है वो मंशियात सप्लाई करती थी मुख्तलिफ वेबसाइट्स के जरिए, मुख्तलिफ जो सोशल वेबसाइट्स हैं वहाँ पे उसके ज़रिए ये सप्लाई करती थी। तफ्तीशकारों ने इस बात का भी इंकशाफ किया कि ज़राए ने ये बताया है कि डिलीवरी बॉय जो हैं, जो नॉर्मल डिलीवरी बॉय हैं, उनके ज़रिए ये ऑर्डर लेके और उनके ज़रिए ही सप्लाई की जाती थी, क्योंकि पुलिस नॉर्मली फूड राइडर्स या कोई भी डिलीवरी बॉय हैं इनको चेक नहीं करती। उनके जरिए ये मंशियात सप्लाई हो रही थी और उनको खुद को भी इल्म नहीं होता था। बड़ा ऑपरेशन है इसका खुरम, आप जो बता रहे हैं, लेकिन जो गिरफ्तार लोग हैं अभी तक वो इस कार्टेल में इसके साथ शामिल मुल्जिमान हैं, वो इससे पहले गिरफ्तार हो चुके थे और उसके बाद आखिर में इसको गिरफ्तार किया गया। खुरम, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये वो लोग हैं, ये वो मुल्जिमा है जो पाकिस्तान के मुस्तकबिल को, पाकिस्तान के नौजवान को नशे में झोंकने के मुल्जिमान है और उनको इस अंदाज में प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। लेकिन हमने कुछ दिन पहले सिंध में एक मुकम्मल मुख्तलिफ रवैया देखा पुलिस का उन लोगों के ख़िलाफ़ जो कि ख्वाब ख़वातीन के राइट्स के हवाले से बात कर रही हों या पाकिस्तान के कमज़ोर तबकात के हकूक़ में बात कर रही हों। शीमा किरमानी, या आप देख सकते हैं कि ख़वातीन पुलिस ने किस तरीके से उनको धक्के दे के गिरफ़्तार किया था, लेकिन वो महज ख़वातीन के राइट्स के लिए, इंसानी हकूक़ के लिए बात करने के लिए बाहर निकली थी। लेकिन उसी शहर में फिर हम कुछ मनाजिर देखते हैं कि जहाँ पर इस किस्म की हाई प्रोफाइल मनशियात की फ़रोख्त करने वाली मुल्जिमा को फुल प्रोटोकॉल में लाया जाता है। यकीनन ये बहुत बड़े सवालात उठाता है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का अब क्या मुस्तकबिल है, बात होगी ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद खुशामदीद। ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात तो डेडलॉक का शिकार हैं, लेकिन एक दूसरे को धमकियां देने और सख्त बयानात का सिलसिला भी जारी है। कल व्हाइट हाउस में सदर ट्रंप ने एक सवाल का जवाब देते हुए कहा कि ईरान ने जो फजूल तजावीज़ भेजी, मैंने उसे मुकम्मल तौर पर पढ़ना भी मुनासिब नहीं समझा। ट्रंप का कहना था कि ईरान अमेरिका जंग बंदी इंतहाई नाजुक मरहले चुकी है और ये इस वक्त लाइफ सपोर्ट पर है और कोई अच्छी अलामत नहीं है। सदर ट्रंप का ये बयान और उसके बाद अब इत्तलात हैं कि आज सदर ट्रंप ने कौमी सलामती की मीटिंग भी तलब कर रखी है, जिसमें अमेरिका के नायब सदर JD वैंस, स्टीव विटकॉफ, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो और उनके वजीर जंग पीट हेग्सेथ और साथ साथ चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ भी शिरकत करेंगे। इस अमरीकी मीडिया के मुताबिक इस मीटिंग में ईरान के साथ दोबारा जंग के ऑप्शन पर भी गौर किया जा सकता है और इसका इशारा सदर ट्रंप पहले ही अपनी गुफ्तगू में दे चुके हैं। जबकि दूसरी तरफ ईरान की पार्लिमानी कौमी सलामती और खारजा पॉलिसी कमीशन के तर्जुमान इब्राहिम रज़ाई ने सोशल मीडिया पर पैगाम में कहा है कि नए हमले की सूरत में ईरान के मुमकिना ऑप्शंस में से एक 90% यूरेनियम अफसोदगी भी हो सकता है। इस ऑप्शन पर उन्होंने कहा कि पार्लियामान में जायज़ा लिया जाएगा। ईरान के स्पीकर पार्लियामान बाकिर कालिबाफ ने कहा है कि 14 निकाती तजावीज़ में दर्ज ईरानी अवाम के हकूक़ तस्लीम करने के सिवा कोई चारा अमेरिका के पास नहीं है और दूसरा कोई भी तरीका बेनतीजा साबित होगा। इस मामले पर उन्होंने कहा कि जितनी देर होगी अमरीकी टैक्स दहंदगान को उतनी ही ज़्यादा कीमत चुकाना पड़ेगी।
नाज़रीन, अब ये जो सारी सूरत हाल है इसमें बड़े सख्त बयानात हैं दोनों तरफ से, लेकिन एक और अहम डेवलपमेंट है जिस पे इस वक्त सबकी नज़रें हैं, और वो ये है कि कल सदर ट्रंप 3 रोज़ा दौरे के लिए चीन जा रहे हैं। उनके इस दौरे को ईरान अमरीका जंग के तनाजुर में भी देखा जा रहा है, तो क्या ट्रंप के इस दौरे में इस हवाले से कोई पेशरफ्त हो सकती है? हम हवालों से हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी और तजियाकार जाहिद हुसैन साहब। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद साहब आपके वक्त के लिए। पहले तो हम देख रहे हैं कि जो तजावीज़ जिनको बड़ा सीरियस लिया जा रहा था ईरान की तरफ से, पाकिस्तान की तरफ से अमेरिका तक पहुंचाई गई, और फिर अमेरिकी तजावीज़, उनको तो सदर ट्रंप किसी बिल्कुल भी एक्नॉलेज नहीं कर रहे हैं। अब वो कहते हैं कि ये पूरा प्रोसेस लाइफ सपोर्ट पर है। आप समझते हैं कि अभी भी कोई इम्कान मौजूद है कि बातचीत के ज़रिए मुस्तकिल जंगबंदी हो? देखिए, प्रेसिडेंट ट्रंप के जो बयानात हैं वो तो को समझा नहीं जा सकता है। इतने कॉन्ट्रोडिक्टरी बयान आते हैं। अगर आप एक दिन में उनके 5 या 10 इस किस्म के बयानात आते हैं कोई सोशल मीडिया पे, कोई किसी इंटरव्यू में, तो आपको कभी भी ये आप मालूम नहीं कर सकते हैं कि उनकी सोच क्या है। ये बात जब उन्होंने पहले तो बात की थी कि ईरान की तरफ से कोई मस्बत वो आ रहे हैं, सिग्नल आ रहे हैं, और ईरान जो है इस वक्त बातचीत करने के लिए बेताब है, ये एक दिन पहले उनका कहना ये था। लेकिन अब जो है फिर उसके बाद जब ईरान ने अपना प्रपोजल भेजा, जो उसके रिस्पांस में जो कि अमेरिका के 14 पॉइंट्स थे, उसके बाद जो है फिर उनका ये बयान आया कि जो है मैंने पढ़ना भी गवारा नहीं किया। अब असल वही लगता तो यही है कि ट्रंप ये चाहते हैं, या उनकी सोच ये है कि जो है वो ईरान मजबूरन जो है वो पूरी तरह सरेंडर कर देगा और उनके जो डॉटेड लाइन पे दस्तखत कर देंगे। ऐसा मुमकिन नहीं है। ये पहले भी जब जंग शुरू की थी ट्रंप ने, तो उनकी भी मिसकैलकुलेशन थी कि जो है वो जंग 4 दिनों में ख़त्म हो जाएगी और ईरान जो है को उसको घुटनों पर लाया जा सकता है, वहाँ रजीम भी चेंज हो जाएगी। लेकिन अभी जो ये जो 2-3 दिनों में से बयान आया है, उससे एक चीज़ तो साफ जाहिर होती है कि अनसर्टेनिटी मौजूद है, और इसमें जो है ये लगता ये नहीं है कि फौरी तौर पे बातचीत दोबारा शुरू हो सकेगी। एक इसमें बहुत बड़ा फैक्टर अगर आप देखें कि इन तमाम चीज़ों पे इजराइल का रोल, इसमें यह कि जब जैसे ही ये प्रपोजल आया था उसी वक्त जो है शायद प्रेसिडेंट ट्रंप की इजराइली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू से बात हुई थी, और उसके बाद जो है एक इनका CBS में एक इंटरव्यू आया था इजराइल प्राइम मिनिस्टर का कि जो है अभी जंग के मकासद ख़त्म नहीं हुए हैं, द वॉर इज़ नॉट ओवर येट। एक तो ये बात की। दूसरी बात उन्होंने ये की कि जो है वो उनकी प्रेसिडेंट ट्रंप से बात हुई है, और वो इस बात को इसको रूल आउट नहीं करते हैं, कि पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं करते हैं कि जो है वो ईरान के अंदर जो है फ़ौज भी भिजवाई जा सकती है, ताकि वो जो यूरेनियम है, इनरिच यूरेनियम है, उसको कब्जे में लिया जा सके। अब बात ये आती है कि ये फिर से एक सवाल उभर के आता है कि अमेरिका की ये पॉलिसी जो है वो कौन चला रहा है, क्योंकि इससे पहले भी आपको याद होगा कि जो है अमेरिकन मीडिया की खबर थी, खासतौर पर न्यूयॉर्क टाइम्स की तो बहुत बड़ी एक आई थी खबर, जिसमें इस पूरी चीज़ का जिक्र किया गया था कि किस तरह से जंग का फैसला जो है ट्रंप ने वो इजराइल के कहने पे या दबाव के तहत किया था। अब ऐसा ही मालूम होता है कि उसी दबाव के नतीजे में, इजराइल के उस दबाव के नतीजे में ट्रंप जो है शायद कोई और भी इंतहाई कदम उठाने के लिए तैयार होंगे, लेकिन ये बहुत ही ख़तरनाक बात होगी। अब बात यह है कि इस वक्त जो सूरत हाल नज़र आती है, जिसको मैं सम अप कर सकता हूँ कि इस वक्त नो पीस और नो वॉर की सिचुएशन है, एक अनसर्टेनिटी की सिचुएशन है, और ये ज़्यादा ख़तरनाक हो सकती है। क्योंकि देखें इसके जंग ये वैसे तो अगर देखा है तो सीज़फायर एक हद तक मौजूद है, लेकिन उसके साथ साथ जो है वो ईरान का ब्लॉकेड भी जारी है, और ब्लॉकेड का मतलब ये होता है कि वो ऐलान जंग के मुताबिक होती है। अब मसला ये है कि ठीक है, अगर फ़र्ज़ कीजिए कि जो है ये सूरत हाल रहती है ज़्यादा देर तक, तो इसके असरात सिर्फ रीजन या सिर्फ ईरान पे नहीं पड़ेंगे। ईरान को यकीन तौर पे बेतहाशा दबाव का शिकार हैं, उसकी इक़्तिसादी सूरत हाल ख़राब होती जा रही है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है इसकी इम्प्लिकेशन जो है ग्लोबल इकॉनमी के लिए बहुत ज़्यादा है। और आप अगर वर्ल्ड बैंक और IMF की रिपोर्ट्स पढ़ें तो उसमें कहा जाता है कि अगर जंग जल्दी रुक भी जाती है तो जो कुछ हो चुका है उसके असरात जो है सालों साल रहेंगे। अब मसला ये है कि क्या ट्रंप इस एक किस्म का मजीद एक जुआ खेलेंगे जिसमें पूरी जो एक कहते हैं ग्लोबल इकॉनमी जो है
उसको खतरा जी होगा। जाहिर साहब, एक नई बात जो हुई है वो ईरान का एक नया रद्द अमल है, क्योंकि सदर ट्रंप बार बार कह रहे थे कि अगर हम मुतालबात की संजीदगी नहीं दिखाई जाती तो हमला करेंगे एक बार फिर ईरान पे। और नेतन्याहू का जो आप हवाला दे रहे थे इंटरव्यू का, उसमें भी कहा कि अगर अफजूदा यूरेनियम हम हासिल कर लेंगे और उसको हासिल करने के लिए हमला भी ईरान के ऊपर कर सकते हैं। ईरान की तरफ से अब कहा जा रहा है कि हमले की सूरत में हम 90% जो है इनरिचमेंट की तरफ जाएंगे यूरेनियम की। आप समझते हैं कि सदर ट्रंप बहुत जो फ्रस्ट्रेटेड हमें नज़र आते हैं एक न्यूक्लियर डील हासिल करने के लिए, उसके चांसेस सिफर होते जा रहे हैं जैसे जैसे दोनों ममालिक आगे बढ़ रहे हैं अपने अपने बयानात के साथ? देखिए, ये जो न्यूक्लियर इशू है यकीन तौर पे अहम तरीन नज़र आता है वैसे कहने के, लेकिन एक आप देखें इसमें तजाद कितना है। एक तो ये बात आप देखें कि ये पिछले दफ़ा जो बातचीत शुरू हुई थी, जो ओमान ने मीडिएट करवाई थी, पहला दौर उसका ओमान में हुआ था उस बातचीत का, फिर दूसरा दौर जो है जेनीवा में हुआ था। और जेनीवा में जो बातचीत हुई थी उसके मुतालिक ख़ुद जो है जो ओमान के वज़ीर ख़ारजा थे जो कि उस मीटिंग में शरीक थे, उनका कहना ये था कि इसमें तकरीबन चीज़ें हल हो गई थी। लेकिन उसके फ़ौरन बाद जो है ये अमेरिका और इजराइल ने हमला कर दिया। अच्छा, उससे पहले भी आपको याद होगा कि 12 जून में जब हमला हुआ था तो उससे पहले जो है ईरान और अमेरिका बातचीत के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन बातचीत होने से 2 दिन कबल इजराइल ने जो है ईरान पर हमला कर दिया और फिर साथ साथ जो है उसने अमेरिका ने भी जो है अपनी बॉम्बिंग शुरू कर दी। तो मसला क्या, ये एक बात नज़र आती है कि देखें न्यूक्लियर इशू तो पहले भी अगर आप देखा जाए तो 2015 में एक अमेरिका और ईरान के दरमियान जो है एक न्यूक्लियर डील हो चुकी है, और उसके वो सिर्फ अमेरिका और ईरान के दरमियान नहीं थी बल्कि जो पांचों मुल्क जो एटमी ताकतें हैं जिसमें रशिया भी, चाइना भी, फ्रांस भी और ब्रिटेन और जर्मनी भी शामिल थे उसमें, उन सब वो सिग्नेटरी थे। तो मसला ये था कि उसको ख़त्म किसने किया था? प्रेसिडेंट ट्रंप ने अपनी पहली हुकूमत के दौरान ख़त्म किया था। तो अब बात यह है कि ये बात ठीक है, ख़तरनाक सूरत हाल है, और मेरा ख्याल ये है कि ईरान जो है किसी सूरत में इस बात को तस्लीम नहीं, वो इस बात को तो मेरा ख्याल मानने के तैयार है, और जो अमेरिकन कहते भी रहे कि जो है वो जो इनरिचमेंट है उसको एक हद तक उसको रोक सकते हैं, एक हद तक एक ख़ास मुद्दत के लिए। और ये भी उन्होंने बार बार कहा है कि इनरिचमेंट का मकसद ये नहीं है कि न्यूक्लियर वेपन बनाया जाए। अच्छा, उसके बाद जो है ये चीज़ जो है यकीन तौर पे जब ट्रंप ने ख़त्म किया था मुआहदा, उससे पहले जो ईरानियन जो मुआहदे के तहत जो ईरानियन की जितने भी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ थी वो मॉनिटर हो रही थी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी कमीशन के, लेकिन आपने जब ख़त्म कर दिया तो फिर उसके बाद ईरान ने जो है वो फिर उससे आज़ाद हो गया था। अब वही मसला आता है कि अगर फ़र्ज़ कीजिए ईरान को अपनी एग्जिस्टेंस का ख़तरा होगा तो ये बहुत मुमकिन है कि जो वो भी इंतहाई कदम उठाने पे तैयार, और ये एक इंतहाई कदम होगा आपकी नज़र में। बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद हुसैन साहब आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, अब यही स्टेटस है इस वक्त अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के मुस्तकबिल के हवाले से। देखते हैं आइंदा दिनों में सूरत हाल किस तरफ जाती है। आज के लिए इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।